हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नोड जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नोड जेएस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं libUV एंड थ्रेड पूल इन नोड जेएस। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये थ्रेड पूल, डेवलपमेंट के हवाले से भी और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसके हवाले से भी ये जो थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस नोड जेएस की इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो आज का हमारा लेक्चर है libUV एंड थ्रेड पूल। भाई देखो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने दो लेक्चर्स कवर किए थे, एक था पार्ट नंबर 8 और दूसरा था पार्ट नंबर 10। ये दोनों लेक्चर्स आप लाजमी देख लो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले। पार्ट नंबर 8 के अंदर हमने सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन नोड जेएस को कवर किया था और पार्ट 10 के अंदर हमने देखा था हाउ नोड जेएस वर्क्स, मतलब कि नोड जेएस किस तरह से काम करती है, ठीक है, किस तरह से उसका जो सर्वर होता है वो किस तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस वगैरह करता है। तो वो सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको पार्ट नंबर 10 के अंदर समझाई थी। तो पार्ट नंबर 8 और 10 आपने लाजमी देख लेना है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं यही मान के चलूंगा कि आपने पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 10 दोनों कवर कर लिए हैं। इसका मतलब आपको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बारे में भी पता है और आपको ये जो नोड जेएस किस तरह से वर्क करती है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं libUV एंड थ्रेड पूल क्या होता है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो पार्ट नंबर 10 के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम वहां पे समझाई थी जिसको दिखा के मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा नोड जेएस होता है वो किस तरह से वर्क करता है, मतलब जो उसका सर्वर होता है वो किस तरह से हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, किस तरह से उनको आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे देखो एक क्लाइंट है और यहाँ पे मैं क्लाइंट क्या यूज कर रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ। आप डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो हमारे पास है नोड जेएस का वेब सर्वर, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाती है नोड जेएस के वेब सर्वर द्वारा। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लाइंट 1 है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजता है किसको, हमारे नोड जेएस के वेब सर्वर को। तो देखो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है ना तो ये जो हमारा वेब सर्वर होता है ना ये इसको हैंडल कैसे करता है। देखो हमारे पास वेब सर्वर के अंदर ना एक थ्रेड होती है, एक सिंगल थ्रेड होती है जिसको हम मेन थ्रेड भी कहते हैं। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की तरफ से, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, ब्राउजर हो, तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम कौन करती है, आपका ये मेन थ्रेड, सिंगल थ्रेड। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल थ्रेड पे काम किया जाता है और उसी सिंगल थ्रेड को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मेन थ्रेड। और भाई मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ये जो सर्वर होता है ना वो किसी दूसरे सर्वर से भी इंटरैक्ट करता है अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में। मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ना हमारे सर्वर को, इसके अंदर जो मेन थ्रेड है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे किसी दूसरे सर्वर से इंटरैक्ट करके वहां से डेटा क्या करता है, लेता है। तो अब सपोज करो कि क्लाइंट 1 ने जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी है, कहाँ पे, हमारे सर्वर पे, तो ये जो सर्वर के अंदर हमारा जो मेन थ्रेड काम कर रहा है वो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। अब सपोज करो कि वो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है 1 मिनट तक। तो अब सपोज करो कि इसी 1 मिनट के दौरान अगर हमारे पास क्लाइंट 2 भी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है हमारे सर्वर को और क्लाइंट 3 भी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है हमारे सर्वर को, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि भाई देखो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, वो हमारे पास सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो जो सर्वर है इसके अंदर हमारे पास सिंगल थ्रेड काम कर रही है, लेकिन यहां पे देखो जब क्लाइंट 1 आया था तो सिंगल थ्रेड उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा था ना, और मैंने क्या बताया कि जो सिंगल थ्रेड है, मेन थ्रेड है, वो क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। तो इसका मतलब जब तक हमारे पास ये जो मेन थ्रेड है जब तक ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, इसका मतलब तब तक क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3 की जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक रहेगी। ऐसा ही होता है ना, कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है libUV और थ्रेड पूल का।
वो कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है यहां पे देखो। देखो क्लाइंट वन ने जब रिक्वेस्ट भेजी ना हमारे सर्वर को, तो मेन थ्रेड क्या करेगा, यहां पे देखो मेन थ्रेड यहां पे एक वर्कर से कांटेक्ट करेगा। मतलब ये जो आपको W1 नजर आ रहा है ना, इसको अभी मैं क्या कह रहा हूं, वर्कर। मतलब ये जो मेन थ्रेड है ना, वो अपना काम किसको असाइन कर देगा, इस वर्कर वन को असाइन कर देगा। और फिर ये वर्कर वन क्या करेगा, हमारे दूसरे सर्वर से इंटरैक्ट करके डेटा वहां से रिस्पॉन्स में लेकर आएगा। इसका मतलब इस दौरान ये जो हमारा सिंगल थ्रेड था ना, मेन थ्रेड, ये ब्लॉक नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपना काम किसको दे दिया, वर्कर वन को दे दिया। कौन सा वाला काम, ये जो क्लाइंट वन की जो भी रिक्वेस्ट थी, उसकी जो भी प्रोसेसिंग थी, वो अब कौन करेगा, वो अब करेगा हमारा ये वर्कर वन। इसका मतलब ये जो हमारा मेन थ्रेड है ये ब्लॉक नहीं रहेगा, और इस दौरान ये क्या करेगा, क्लाइंट टू को भी क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। और जब क्लाइंट टू की रिक्वेस्ट इस मेन थ्रेड के पास आएगी, तो मेन थ्रेड दोबारा क्या करेगा कि क्लाइंट टू की जो रिक्वेस्ट का काम था वो किसको असाइन कर देगा, वर्कर टू को असाइन कर देगा। और फिर वर्कर टू इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फुलफिल करके डेटा रिटर्न करेगा। सेम इसी तरह ये जो क्लाइंट थ्री था, इसके लिए भी हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं था। तो जब इसने क्लाइंट थ्री ने रिक्वेस्ट किया, तो ये जो मेन थ्रेड है ये इसका काम किसको असाइन कर देगा, वर्कर थ्री को। और वर्कर थ्री पे दूसरे सर्वर के साथ इंटरैक्ट करके क्या करेगा, उसको डेटा रिटर्न में देगा। तो ये हमारे पास ये जो तीन है, ये बेसिकली क्या है, वर्कर्स। भाई देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने लेक्चर के पार्ट 10 में भी समझाया था, लेकिन वहां पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी कि ये जो वर्कर्स है ना, इन्हीं वर्कर्स को मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, थ्रेड पूल। मतलब ये जो वर्कर्स है ना, आप इनको थ्रेड्स भी कह सकते हो। और चूंकि ये वर्कर्स एक से ज्यादा है, तो आप इनको मल्टीपल थ्रेड्स भी कह सकते हो। और देखो ये जो थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है जिसका क्या नाम है, libuv। तो ये libuv हमें थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट यहां पे प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यहां पे देखो ये जो Node.js है, इसका मतलब जो जावास्क्रिप्ट है, वो तो हमारे पास सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन ये मल्टीपल थ्रेड्स वाला काम कैसे परफॉर्म करता है, libuv की मदद से। क्योंकि libuv आपको एक थ्रेड पूल प्रोवाइड करता है। थ्रेड पूल का मतलब पूल ऑफ थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स, कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी मल्टीपल रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली, पैरेलली क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। इसका मतलब ये जो libuv है ना, ये हमें नॉन ब्लॉकिंग आईओ भी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर हमें अपने Node.js के अंदर एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे libuv का यूज करते हैं। और भाई देखो ये जो libuv है ना, और इसका ये जो थ्रेड पूल है, ये हमें खुद से इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। मतलब डेवलपर को खुद से मैनुअली इसको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता, ये काम Node.js हमारे पास ऑटोमेटिकली खुद से कर लेती है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो libuv का थ्रेड पूल है ये क्या काम करता है, ठीक है, सही। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहां पे देखो हमारे पास ये Node.js का सर्वर है ना, और इस सर्वर के अंदर हमारे पास क्या है, एक थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, जिसको मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मेन थ्रेड। तो जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास यहां पे आती है Node.js के सर्वर के पास, अब हो सकता है ना कि एट अ टाइम हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट यहां पे आ जाए, किसके पास, Node.js के इस सर्वर के मेन थ्रेड के पास। तो मेन थ्रेड पता है क्या करता है, मेन थ्रेड हमारा ये जो libuv है, उसका ये जो थ्रेड पूल है, उसको क्या करता है, अपना टास्क असाइन करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, देखो ये जो libuv है, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स की एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमारे पास पूल ऑफ थ्रेड्स हैं, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स हैं। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में भी बता रहा है कि जितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगी, उस हिसाब से हमारे पास ये थ्रेड पूल के अंदर कोई ना कोई एक थ्रेड असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थ्रेड पूल को जो काम असाइन होता है, वो काम कौन असाइन करेगा, ये जो हमारा मेन थ्रेड है ना, सिंगल थ्रेड, वो हमारे थ्रेड पूल के अंदर जो थ्रेड्स हैं उनको काम असाइन करता है। तो जब थ्रेड पूल अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो एक कॉल बैक फंक्शन की मदद से क्या करते हैं, वो उसको डेटा आउटपुट रिटर्न कर देते हैं आपके मेन थ्रेड को। इसका मतलब देखो जब मेन थ्रेड के पास कोई ना कोई रिक्वेस्ट आती है ना क्लाइंट से, तो ये जो मेन थ्रेड है ना, वो थ्रेड पूल के साथ एक कन्वर्सेशन करता है।
मतलब कम्युनिकेशन करता है। तो वो जो कन्वर्सेशन है, वो जो कम्युनिकेशन है मेन थ्रेड और थ्रेड पूल के दरमियान, वो किस तरह से होती है उसकी मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ आगे। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो, कन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, ये जो आप चैटिंग करते हो, जिस तरह से तुम लोग चैटिंग करते हो ना अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से पूरी पूरी रात, और कन्वर्सेशन के दौरान, चैटिंग के दौरान पूछते हो ना मेरे बाबू ने खाना खाया, फिर आगे से रिप्लाई आता है जी खा लिया। तो ये जो तोतले बनते हो ना तुम लोग चैटिंग में, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रही है वो बेसिकली मेन थ्रेड और लिब यूवीज के जो थ्रेड पूल है उसके दरमियान यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेन थ्रेड बात कर रहा है किससे, लिब यूवीज का ये जो हमारे पास थ्रेड पूल है उससे कम्युनिकेट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, इनकी कन्वर्सेशन यहाँ पे देखना। देखो क्या कह रहा है, हेलो libuv, I want to read file content but this is a time consuming task। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि भाई libuv, मुझे ना एक फाइल से उसका फाइल कंटेंट क्या करना है, रीड करना है। लेकिन अब सपोज करो कि अगर उस फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो जब हम उसे एफएस मॉड्यूल के वो जो रीड फाइल वाला मेथड होता है, जब हम उसके थ्रू उसका कंटेंट रीड करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। और अगर ये काम हम सिंक्रोनसली करेंगे तो आपको पता है बाकी का जो कोड है वो हमारा वेटिंग स्टेट में रहेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए यहां पे देखो, मेन थ्रेड libuv का जो थ्रेड पूल है उससे क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू रीड फाइल कॉन्टेंट बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, आई डोंट वॉन्ट टू ब्लॉक फर्दर कोड फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, कैन आई पास दिस टास्क टू यू। मतलब यहां पे मेन थ्रेड पूल को क्या कह रहा है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे एक फाइल का कंटेंट रीड करना है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डेटा बहुत सारा है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक है, अब मैं नहीं चाह रहा, मतलब मेन थ्रेड नहीं चाह रहा कि अगर मैं उसको प्रोसेस करूंगा तो बाकी की जो रिक्वेस्ट है, बाकी का जो कोड है वो ब्लॉक रहेगा। तो मेन थ्रेड यहां पे क्या कह रहा है कि भाई ये वाला जो टास्क है ना, क्या मैं ये आपको पास कर दूं, मतलब क्या ये थ्रेड पूल को मैं पास कर दूं। तो अब थ्रेड पूल यहां पे क्या कहेगा, ठीक है, इसको देखना। तो अब यहां पे देखो, ये जो libuv का थ्रेड पूल है ये रिप्लाई किसको कर रहा है, मेन थ्रेड को रिप्लाई कर रहा है। और क्या रिप्लाई कर रहा है, गौर से देखना। देखो libuv का थ्रेड पूल कह रहा है श्योर मेन थ्रेड, मतलब बिल्कुल मैं आपका ये काम कर दूंगा। फिर कह रहा है अनलाइक यू हु इज सिंगल थ्रेडेड, मतलब थोड़ा सा जलील भी कर रहा है, कह रहा है मुझे पता है कि तुम सिंगल थ्रेडेड हो, तुम मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है, ये जो थ्रेड पूल है ये मेन थ्रेड से कह रहा है, ठीक है। और यहां पे देखो क्या कह रहा है, आई हैव अ पूल ऑफ थ्रेड्स, मतलब मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद हैं, दैट आई कैन यूज टू रन सम ऑफ दीज टाइम कंज्यूमिंग टास्क, जिनको यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, जो भी आपके टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उनको मैं रन कर सकता हूं। फिर देखो साथ साथ ये भी बता रहा है व्हेन द टास्क इज डन the file content are retrieved and the associated callback function can be run। मतलब यहां पे कह रहा है कि जब मैं वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क कंप्लीट कर लूंगा, कौन, ये जो थ्रेड पूल है ये कह रहा है कि जब वो जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो कॉल बैक फंक्शन था वो रिटर्न हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो कॉल बैक फंक्शन था वो रन हो जाएगा और जो भी अपडेटेड रिजल्ट्स हैं वो आपको वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये रिप्लाई है किसका, libuv का जो थ्रेड पूल होता है उसने रिप्लाई दिया है किसको, मेन थ्रेड को। तो इस कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। तो भाई देखो, यही जो कॉन्वर्सेशन में काम हो रहा है ना, ये अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई देखो, मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे देखो मैंने एक पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसका नाम आपको नजर आ रहा होगा थ्रेड पूल डेमो। और इसके अंदर देखो मैंने एक फाइल बनाई हुई है जो कि एंट्री पॉइंट होता है, index.js ये पहले से बनाई हुई है, और फिर देखो package.json की हमारे पास फाइल है, और इसके अंदर एक फाइल है txt फाइल जिसका नाम है info.txt। ये वही फाइल है यहाँ पे देखो जिसके अंदर बहुत सारा क्या है, डेटा है, मतलब बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जिनको मुझे रीड करना है, और ये वाला जो टास्क है ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। तो भाई देखो, कोड आप सबको पता है, एफएस मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं कि किस तरह से एफएस मॉड्यूल को यूज करके आप अपने फाइल का कंटेंट रीड करते हो। तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट वो कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोड मैंने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, सिंपल सा कोड है, पहले हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बिल्ट इन एफएस मॉड्यूल होता है इसको मैंने रिक्वायर की मदद से यहाँ पे इंपोर्ट किया, और फिर यहाँ पे देखो ये वाला कोड है रीड फाइल वाला, और देखो ये रीड फाइल मेथड में यूज कर रहा हूं, इसका मतलब एसिंक्रोनस मेथड में यूज कर रहा हूं, सिंक्रोनस मेथड यूज नहीं कर रहा। और इसके अंदर आप देखो हमारी फाइल का क्या नाम है,
info.txt, कौन सी फाइल, ये जो मैंने यहाँ पे पास की हुई है ना हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और फिर देखो उसका कैरेक्टर सेट यहाँ पे पास कर दिया, और फिर यहाँ पे देखो कॉल बैक फंक्शन। और ये कॉल बैक फंक्शन कब चलता है, जब हम अपना इस फाइल से सारा डेटा रीड कर लेंगे, तब हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके अंदर देखो मैंने वो जो डेटा है ना, मैं उसको प्रिंट नहीं करवा रहा, मैंने जस्ट एक यहाँ पे लाइन पास कर दी है फाइल कंटेंट, तो जस्ट मैं ये यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, जब ये वाला कोड चलेगा तो इससे पहले हमारे पास एक लॉग स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके अंदर क्या लिखा होगा, बिफोर। और फिर जब ये वाला हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके लास्ट में मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है, आफ्टर। तो भाई इस कोड के अंदर वो जो हमारा libuv का थ्रेड पूल है ना, वो काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई, देखो अभी कोड देख के तो आप यही अज्यूम करोगे कि पहले ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद डेटा रीड होगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद एंड में हमारे पास ये वाली लाइन, आफ्टर वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन भाई देखो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये वाला जो फंक्शन है ना, रीड फाइल, ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों, क्योंकि ये इस फाइल में से डेटा रीड कर रहा है, और इस फाइल के अंदर देखो 15 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है 15 पैराग्राफ्स को रीड करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अब देखना कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। तो उसके लिए यहां पे देखो मैं टर्मिनल पे चलता हूं, ठीक है, और यहां पे आके न्यू टर्मिनल लेते हैं, और इसी प्रोग्राम को मैं यहां पे आके रन करता हूं। रन कैसे करेंगे, पहले नोड और हमारी फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स। तो डायरेक्ट आप यहां पे इंडेक्स लिख के एंटर करो। तो अब आप जरा यहां पे आउटपुट देखो, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, बिफोर, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आफ्टर। आफ्टर मतलब जो सबसे लास्ट वाली लाइन थी ना, वो यहां पे सेकंड अकरेंस के ऊपर क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। और फिर ये जो हमारे पास रीड फाइल वाला हमारे पास फंक्शन था, जिसके अंदर मैंने फाइल कंटेंट यहां पे प्रिंट करवाया था, वो सबसे एंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो टास्क है ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये वाला टास्क मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि मेन थ्रेड ने पास कर दिया libuv का जो थ्रेड पूल है उसको पास कर दिया। फिर थ्रेड पूल के अंदर कोई एक थ्रेड है जिसने इस टास्क को कंप्लीट करके कॉल बैक फंक्शन की मदद से मेन थ्रेड को पास कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी कन्वर्सेशन में दिखाई थी ना, उसी का प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, देखो libuv से रिलेटेड मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखो, ये जो libuv है एक लाइब्रेरी है, ठीक है। मैंने बताया था ना क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जो कि कौन सी लैंग्वेज में बनी है, सी लैंग्वेज में बनी है। और भाई देखो सेकंड पॉइंट, सी लैंग्वेज यूजेस सिस्टम कर्नल, मतलब libuv किस में बनी है, सी लैंग्वेज में बनी है, और सी लैंग्वेज हमारे पास एक सिस्टम कर्नल यूज करता है। मतलब आप समझ लो सी लैंग्वेज का जो हार्ट है उसको कहा जाता है कर्नल। और ये जो कर्नल है ना, वो हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करता है मल्टीपल थ्रेड्स का। मल्टीपल थ्रेड्स मतलब पूल ऑफ थ्रेड्स का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रेड पूल। तो इसका मतलब यहां पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मीन्स इन Node.js वी आर नॉट यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स, बट बिहाइंड द सीन्स libuv's थ्रेड पूल इज इंप्लीमेंटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि हम Node.js के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि Node.js के अंदर हम मल्टीपल थ्रेड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड होता है जो कि मेन थ्रेड होता है। लेकिन Node.js हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या करता है, libuv जो कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है थ्रेड पूल। तो थ्रेड पूल के कॉन्सेप्ट की मदद से वो क्या करता है, मल्टीपल थ्रेड्स को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। और मल्टीपल थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करता है, यही वजह है कि हम जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, उसको हम साइमल्टेनियसली पैरेलली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, libuv प्रोवाइड्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन ब्लॉकिंग IO। नॉन ब्लॉकिंग IO मतलब इनपुट आउटपुट, क्योंकि मैंने बताया ना क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास सर्वर के पास, सर्वर का जो मेन थ्रेड है वो उसे पास कर देगा थ्रेड पूल के पास। इसका मतलब जो हमारा मेन थ्रेड है, जो हमारा सर्वर है, वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, मतलब इनपुट आउटपुट कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ, अब यहां पे देखो व्हाट इज libuv, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया, libuv इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स लाइब्रेरी रिटन इन सी लैंग्वेज। मतलब एक तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स लाइब्रेरी है।
क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके पास चल सकती है, मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज पे, ठीक है। और ओपन सोर्स है, इसका मतलब आप इसको फ्रीली कहीं भी चाहे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ नोड जेएस के अंदर ये यूज होता है, ये और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हाट इज libuv, ठीक है। आपको समरी बता रहा हूं यहां पे कि libuv क्या होता है। देखो libuv बता दिया, और यूज ऑफ क्या है, मतलब libuv को यूज क्यों किया जाता है। यहां पे देखो libuv हैंडल्स एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस इन Node.js, मतलब libuv की मदद से हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन Node.js के अंदर परफॉर्म करते हैं। लेकिन कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब यहां पे देखो हाउ वी कैन परफॉर्म एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग टास्क यूजिंग libuv, मतलब यूज तो हमें समझ में आ गया कि ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यूज करते कैसे हैं, अचीव कैसे करेंगे हम उसे। तो यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड पूल, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप। मतलब इन दो चीजों की मदद से आप क्या कर सकते हो, ये जो एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं ना Node.js के अंदर, आप उन्हें अचीव कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं वो कौन सा है, थ्रेड पूल, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे इवेंट लूप, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द गुड परफॉर्मेंस ऑफ थ्रेड पूल। भाई देखो अब मैं आपको यहां पे 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। 2 एक्सपेरिमेंट मतलब 2 छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि जब हम थ्रेड पूल को यूज करते हैं तब क्या परफॉर्मेंस होती है, और जब थ्रेड पूल को हम यूज नहीं करते तब हमारे पास क्या परफॉर्मेंस होती है। मतलब जब हम सिंक्रोनसली काम करते हैं तब हमारे पास क्या परफॉर्मेंस होती है, और जब हम एसिंक्रोनसली काम करते हैं तब हमारे पास क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। सही, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम विदाउट थ्रेड पूल के काम करें तब उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। देखो ये वाला जो सारा कोड है ना, मैं कमेंट आउट करता हूं, ठीक है। और यहां पे आके ऊपर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, और अब यहां पे मैं एक कोड कॉपी पेस्ट करूंगा जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कोड कॉपी पेस्ट करने से पहले यहां पे देखो मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है क्रिप्टो। और इंपोर्ट करने के लिए यहां पे मैं रिक्वायर का यूज करूंगा, और इसके अंदर यहां पे मैं पास कर देता हूं अपने ये मॉड्यूल का नाम क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टो मॉड्यूल क्या काम करता है, भाई देखो आपने अक्सर कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हम अपने पासवर्ड्स की हैशिंग करते हैं, मतलब जो हमारा पासवर्ड है उसे एक डिफरेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो मॉड्यूल। मैं आपको थोड़ा सा हैशिंग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल पे लिखो हैशिंग ऑनलाइन, ठीक है, एंटर करते हैं। ये देखो पहला एक टूल आपको नजर आ रहा होगा, हम इसके अंदर चलते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा एक इनपुट टेक्स्ट है, और नीचे देखो एक और विंडो है आउटपुट, और लेफ्ट साइड पे कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हुई हुई है, इसको आप एज इट इज रहने दो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है, यहाँ पे देखो मैं कहता हूं आदिल1122 कॉमा, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास एक पासवर्ड है, मैं इसकी हैशिंग करना चाह रहा हूं, मतलब इसको मैं एक दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखा इनपुट में, तो आप नीचे देखो आउटपुट में ये आपको नजर आ रहा है एक बड़ी सी वैल्यू है, ये मेरे पासवर्ड की हैश वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं हैशिंग। तो इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, क्रिप्टो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं वो जो कोड पेस्ट कर रहा था ना, मैं वो कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूं। तो अब यहाँ पे जरा इस कोड को समझना। यहाँ पे देखो ये जो मिडिल वाली लाइन है, पहले इसको देखो। क्रिप्टो मॉड्यूल का मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूं, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये सिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर देखो मैंने 5 वैल्यूज पास की हैं। भाई देखो आपको इस फंक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट को या क्रिप्टो मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे जाके आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे अभी देखो ये वाला जो फंक्शन है ना क्रिप्टो मॉड्यूल का, ये वाला फंक्शन, ये भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, मतलब ये हमारे पास एक सीपीयू इंटेंसिव वर्क है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेता है हमारे इस पासवर्ड की हैशिंग करने में। तो यहां पे देखो इसके शुरू में मैंने क्या किया हुआ, यहां पे देखो हमारे पास यहाँ पे देखो डेट एक टाइप है, उसका मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं नाउ। ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास करंट डेट एंड टाइम है ना, मतलब जो करंट टाइम है उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके किसको पास कर देगा, हमारे पास ये जो स्टार्ट का वेरिएबल है इसको पास कर देगा। और फिर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट लाइन में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई स्टार्ट के अंदर जो भी स्टोर हुआ था ना, जो भी मिली सेकेंड जो भी वैल्यू स्टोर हुई थी,
तो जो भी हमारा यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम हो रहा है ना, जो भी करंट टाइम हो रहा है, इसके अंदर आप माइनस कर दो स्टार्ट की वैल्यू। इसका मतलब भाई सपोज करो कि यहाँ पे जब ये वाला जो फंक्शन है, इसकी प्रोसेसिंग जब स्टार्ट हुई थी ना, क्रिप्टो का ये जो फंक्शन है, तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो पहली लाइन है, इसने हमें यहाँ पे क्या रिटर्न किया, फॉर एग्जाम्पल 1200 मिली सेकेंड इसने हमें यहाँ पे रिटर्न किए। और जब मैं यहाँ पे आया इस लाइन पे, क्योंकि ये जो मिडिल वाली लाइन है, इसके अंदर उसने कोई ना कोई टाइम लिया होगा ना, कुछ मिली सेकेंड्स लिए होंगे या कुछ सेकेंड्स लिए होंगे। तो अब सपोज करो कि ये जो डेट डॉट नाउ है, इसने अब हमें क्या रिटर्न किया, फॉर एग्जाम्पल 1500, मतलब डेट डॉट नाउ ने हमें रिटर्न किया 1500। और अब मैं इसको माइनस करवा रहा हूं किसके साथ, स्टार्ट के साथ। और स्टार्ट के अंदर यहां पे देखो वैल्यू क्या थी, 1200। इसका मतलब करंट टाइम यहां पे ज्यादा हो गया मिली सेकेंड्स में, और वो जो पुराना जो स्टार्टिंग टाइम था उसके अंदर से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो हमारे पास यहां पे वैल्यू फॉर एग्जाम्पल क्या बन जाएगी, 300। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये वाला जो टास्क है ना, हैशिंग वाला, वो हमारे पास सपोज करो कि 300 मिली सेकेंड ले रहा है। तो इसी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यहां पे ये मैंने डेट नाउ और यहां पे मैंने इसको माइनस किया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि भाई ये वाली जो लाइन है ये कितना टाइम हमारे पास ले रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे मैं दोबारा यही वाली कमांड यहां पे राइट करता हूं, एंटर करते हैं। तो देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और आप देखो तो यहां पे देखो इसने हमें रिजल्ट क्या रिटर्न किया, 2556। और ये क्या वैल्यू है, ये बेसिकली मिली सेकेंड्स है। मिली सेकेंड का मतलब यहां पे ये 2.5 सेकेंड है। अगर मैं गूगल पे आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाऊं, ठीक है, यहां पे आ जाओ और मैं यहां पे कहता हूं मिली सेकेंड्स 2 सेकेंड्स, ठीक है, एंटर करते हैं। और यहां पे देखो यही वाली वैल्यू मैं यहां से कॉपी करता हूं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे आते हैं। तो ये देखो 2556 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। क्योंकि देखो ये जो हमारे पास 1000 होता है ना, 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड बनता है, लेकिन यहां पे मैंने क्या पास किया, 2556। इसका मतलब 2.5 सेकेंड लिए हैं। ये जो हमारा फाइल रीड वाला फंक्शन था ना, उसने हमारी फाइल के कंटेंट को रीड करने में कितने मिनट लिए हैं, 2.5, सॉरी मिनट नहीं, 2.5 सेकेंड इसने लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ। लेकिन भाई देखो अगर अब मैं ये वाली लाइन कॉपी करता हूं और दोबारा इसको नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है, मतलब अब यहां पे और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि कुछ टाइम तो यहां पे लग रहा था और कुछ टाइम यहां पे अभी सेकंड लाइन में लगेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और दोबारा मैं यही कमांड यहां पे आके रन करता हूं, एंटर करते हैं। देखो टाइम लग रहा है, तो ये देखो अब उसने उसका डबल टाइम ले लिया, क्योंकि यहां पे मैंने 2 लाइंस यहां पे पेस्ट कर दी, देख रहे हो, और उसी का टाइम कैप्चर करके मैंने यहां पे लास्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाया। तो देखो अगर मैं इसको तीसरी दफा भी पेस्ट करूं इसी लाइन को, तो अब इसको सेव करते हैं, दोबारा इसको यहां पे आके मैं रन करता हूं, आप रिजल्ट देखना। यहां पे आते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो अब ये और ज्यादा मजीद टाइम ले रहा है, देख रहे हो। तो ये देखो मतलब अब तकरीबन 9 सेकेंड्स लिए इसने इन तीनों को एग्जीक्यूट करने में, देख रहे हो। तो यहां पे देखो अभी मैं सिंक फंक्शन का यूज कर रहा हूं, देख रहे हो, सफिक्स क्या लगा हुआ है, सिंक, मतलब सिंक्रोनसली यहां पे काम हो रहा है, एसिंक्रोनसली यहां पे काम नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी यहां पे थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे अभी ये जो मेन थ्रेड है ना, जो सिंगल थ्रेड है, वही इन तीनों फंक्शंस को सीक्वेंस से क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। तो अब इसको यहां पे समझते हैं, यहां पे देखो, ठीक है। तो यहां पे अब मैं आपको ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था इसको डायग्राम से समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमारा फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जब तक फंक्शन 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा फंक्शन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब हमारा फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा, और फंक्शन 2 भी हमारे पास टाइम लेगा। तो जब फंक्शन 2 हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा फंक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहां पे ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि सारे फंक्शंस को एक सिंगल थ्रेड, मेन थ्रेड यहां पे क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया डायग्राम। और यहां पे देखो इसका जो हमें रिस्पॉन्स मिला, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो हमें रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला, वो क्या है, यहां पे देखो, एवरी मेथड इन Node.js दैट हैज द सिंक सफिक्स। मतलब आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो जिसके एंड में क्या लगा हुआ है, सिंक, जिस तरह रीड फाइल सिंक, जिस तरह ये जो क्रिप्टो का फंक्शन था उसके एंड में भी सिंक लगा हुआ था, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनसली काम करेगा। तो जिस मेथड के आगे सफिक्स में सिंक लगा हुआ होता है वो हमेशा किस पे रन होता है, मेन थ्रेड पे रन होता है, सिंगल थ्रेड पे रन होता है, और वो ब्लॉकिंग भी करता है।
क्योंकि मैंने बताया ना जब तक फंक्शन 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक फंक्शन 2 के पास नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉकिंग, मतलब इसके दौरान अगर फंक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे ब्लॉकिंग भी होगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। अच्छा भाई देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे जाने से पहले देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जा रहा हूं। वो क्या है कि देखो ये जो सिंक फंक्शंस होते हैं ना, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन भी नहीं होते। कॉल बैक फंक्शन हमेशा ए सिंक फंक्शंस के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। सही है, तो देखो अब ये वाला सारा कोड मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं, कंट्रोल/। ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं। और अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए, मतलब प्रोग्राम नंबर 2 के लिए भी मैंने कोड कॉपी किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। ठीक है, देखो कोड पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जरा ये कोड समझो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया हुआ है। ठीक है, और फॉर लूप से पहले यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो मैंने एक काउंटर वेरिएबल बनाया, और इस काउंटर वेरिएबल के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करता हूं 1। क्या पास कर रहा हूं? 1। और देखो उसके बाद सेकेंड लाइन में वही मैंने स्टार्ट का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर करंट डेट एंड टाइम मैं ले रहा हूं मिली सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है ना टाइम के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला काम कर रहा हूं। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने फॉर लूप के अंदर क्या काम किया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे क्रिप्टो मॉड्यूल का वही वाला फंक्शन यूज किया हुआ है, लेकिन अब देखो ये सिंक वाला फंक्शन नहीं है। जिस मेथड के आगे सिंक नहीं लगा होता इसका मतलब वो एसिंक फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था ना कि एसिंक फंक्शन के अंदर कॉल बैक फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाले पैरामीटर्स तो सेम है, लेकिन इसके लास्ट पैरामीटर में यहाँ पे देखो मैंने कॉल बैक फंक्शन पास किया हुआ है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है कि ये देखो ये जो हमारा आई वेरिएबल था उसके अंदर मैं यहाँ पे 1 प्लस करवा के यहाँ पे हैश के साथ मैंने कॉन्कैटिनेट करवाया। और उसके बाद देखो जो भी करंट टाइम होगा उसके अंदर से मैं माइनस करवा रहा हूं स्टार्ट को। स्टार्ट कौन सा? ये जो मैंने ऊपर का वेरिएबल बनाया था। ठीक है, जिससे हमें टाइम गेट हो जाएगा कि भाई ये वाला जो काम है, टास्क है, वो कितना टाइम ले रहा है। तो देखो अभी ये लूप सिर्फ 1 टाइम चलेगा, क्योंकि देखो काउंटर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है 1, और यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन मैच होगी एक दफा, इसका मतलब ये लूप सिर्फ हमारे पास एक दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, नीचे जाते हैं टर्मिनल में, ये वाली कमांड दोबारा लेके आता हूं और अब एंटर करता हूं। अब आप यहां पे जरा रिजल्ट देखना। तो अब यहां पे देखो अभी हमारा ये वाला जो फंक्शन है ना एसिंक वाला, मतलब ये जो इसका एसिंक वेरिएंट में फंक्शन था जो हमारे पासवर्ड की हैशिंग कर रहा है, वो अभी सिर्फ एक दफा चला है। तो देखो ये दिखा रहा है तकरीबन 2.8 सेकेंड, मतलब 2800 मिली सेकेंड्स, जो कि मिलता जुलता है हमारे पास ये जो हमने सिंक्रोनस वाला काम किया था ना उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखो ये लूप 2 दफा चलाता हूं तो उसके लिए काउंटर के अंदर यहां पे देखो मैं 2 पास कर देता हूं। ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं और दोबारा अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, तो आप रिजल्ट देखना। नोड इंडेक्स एंटर करते हैं। तो अब यहां पे देखो अब इन्होंने तकरीबन यहां पे 3 सेकंड्स लिए हैं, मतलब 3000 मिली सेकंड्स लिए हैं। लेकिन यहां पे अब आप देखो कि फर्क कितना कम है, मतलब हमारे पास 2 दफा ये फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन ये पैरेलली अब एग्जीक्यूट हो रहा है। देख रहे हो टाइम तकरीबन दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि अब ये पैरेलली साइमल्टेनियसली ये हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और सेम इसी तरह अगर मैं यहां पे काउंटर अब 3 डाल दूं, यहां पे देखो 3 डाल दिया ना, मतलब अब ये लूप 3 दफा चलेगा और 3 दफा इसकी हैशिंग होगी, लेकिन यहां पे मैं एसिंक्रोनसली काम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो दोबारा यहां पे आते हैं टर्मिनल में, इस कमांड को नोड इंडेक्स को दोबारा रन करते हैं। देखो टाइम ले रहा है, लेकिन टाइम ये इक्वल लेगा तीनों फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब देखो अब ये 4 सेकंड ले रहा है, देख रहे हो, लेकिन तीनों फंक्शंस को एक ही टाइम में क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको हम कहते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन। लेकिन भाई देखो ये जो हमारे पास मिली सेकेंड में रिजल्ट आ रहा है ना, ये आपके पीसी में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हर पीसी का, हर लैपटॉप का जो हमारे पास हार्डवेयर है वो डिफरेंट होता है। किसी का अच्छा होगा प्रोसेसर, किसी का कम होगा, किसी की रैम ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी ये जो आपको मिली सेकेंड मिल रहे हैं ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो यहां पे हमारे पास एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग जो हमारे पास ऑपरेशन था वो हमारे पास यहां पे परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब यहां पे देखो ये एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, और इसके साथ साथ हम इसी टास्क के अंदर वो जो libuv का थ्रेड पूल है ना उसका कॉन्सेप्ट भी यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली आपके पास थ्रेड पूल का। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को अगर डायग्राम से समझाऊं तो ये हमारे पास 3 फंक्शंस थे ना, तो अब ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पहले फंक्शन 1 चलेगा उसके बाद 2 चलेगा, फिर जब 1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद 2 चलेगा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। ये तीनों फंक्शन हमारे पास साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो थ्रेड पूल के अंदर जो अलग अलग थ्रेड्स हैं वो इनको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इसका जो आउटपुट है रिजल्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का, तो देखो क्या कह रहा है, अ फ्यू एसिंग मेथड्स लाइक रीड फाइल, मतलब रीड फाइल ये भी एसिंग मेथड है, और ये जो क्रिप्टो का जो मेथड था PBKDF2, तो ये जो दोनों हमारे पास मेथड है रन ऑन अ सेपरेट इन libUV थ्रेड पूल। मतलब ये libUV के थ्रेड पूल में जाके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इनको हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। देखो क्या कह रहा है, दे डू रन सिंक्रोनसली इन देयर ओन थ्रेड but as far as the main thread is concerned it appears as the method is running asynchronously। मतलब भाई देखो हमने 3 फंक्शन कॉल किए थे ना, वो तीनों फंक्शन कहां पे जा रहे हैं, थ्रेड पूल में जा रहे हैं। मतलब पहला फंक्शन एक दूसरे थ्रेड के पास जा रहा है थ्रेड पूल के अंदर, दूसरा फंक्शन एक दूसरे थ्रेड के पास जा रहा है थ्रेड पूल के अंदर। तो थ्रेड पूल के अंदर ये जो थ्रेड काम कर रहे हैं ना वो सिंक्रोनसली कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम मेन थ्रेड के साथ काम करते हैं इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि भाई वो एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं। मतलब थ्रेड पूल के अंदर इंटरनली भी वो सिंक्रोनसली ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्रेड पूल के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं ना, तो हर थ्रेड को कोई ना कोई एक फंक्शन एक टास्क ही क्या होता है, असाइन होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया? ठीक है, तो यहां पे हमारे लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js की इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।